नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइनर हिस्ट्री, यानी कि ये जो होने वाला है बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर माइनर हिस्ट्री का यूनिट 4, जिसका पार्ट 1 होने वाला है। यूनिट 4 का नाम है वैदिक और महापाषाण संस्कृति। इसमें खाली हम पार्ट 1 में वैदिक के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक काल के बारे में, और पार्ट 2 में हम महापाषाण के बारे में पढ़ेंगे कि महापाषाण संस्कृति क्या थी। ठीक है, तो इसमें से मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। मैं आपको बता देती हूँ चीज़ कि वैदिक सभ्यता और महापाषाण में से एक ही क्वेश्चन आता है, जो कि आपका 95% चांसेस हैं कि महापाषाण संस्कृति ही आएगा, दक्षिण की महापाषाण संस्कृति। ठीक है, और ये भी शॉर्ट में आएगा। तो इस चैप्टर को मतलब सही से पढ़ना ना पढ़ना आप पे डिपेंड है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इसमें से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट कोई नहीं, हमारा काम है यूनिट को कंप्लीट करना, एक बार पढ़ लेना। अगर इन केस पेपर में आ जाए तो हम लोग अच्छे से, यानी कि आप लोग सही से आंसर राइटिंग कर पाओ। देखिए, ये सब वही है जो आपने ऑलरेडी 6, 7, 8 में हिस्ट्री पढ़ी है। वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है हमें। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता भारत में आई उसे क्या कहा गया? ये वैदिक सभ्यता कहा गया। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन, यानी कि जिस नई सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है, वैदिक सभ्यता, वैदिक काल या आर्य काल, तो ये तीनों चीज ही सेम है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद उसके बाद जो सभ्यता आई थी उसी को वैदिक सभ्यता भी कहा गया, आर्य सभ्यता भी कहा गया, वैदिक काल भी कहा गया। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बेसिकली वेदों से मिलती है, तभी वैदिक काल इसका नाम पड़ा है। वेदों से मिलती है, इसीलिए वैदिक इसका नाम पड़ा है। ठीक है, क्योंकि नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है वैदिक और वेद। अब वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 2 भागों में विभाजित है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब ऋग्वैदिक काल की जो जानकारी है हमें ऋग्वेद से मिलती है। आपको पता है वेद कितने हैं? वेद टोटल 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद की जो जानकारी है हमें ऋग्वेद से मिलती है, और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें दूसरे वेदों से मिलती है, जो कि यजुर्वेद और सामवेद एंड अथर्ववेद। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था, यानी कि ये जो वैदिक आर्य जो है भारत में कब आए थे? वैदिक काल में ही आए थे। आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी कि महान, या तो हम कह सकते हैं ग्रेट। ठीक है, आर्यों का मूल निवास स्थान, देखो हमारे जो इतिहास है काफी सारे इतिहासकार रहे हैं, तो इसी टाइप से मैक्स मूलर थे, उनका मानना ये था कि ये मध्य एशिया से आए हैं। दयानंद सरस्वती जी थे, उनका मानना था कि ये तिब्बत से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक जी थे, उनका मानना था कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। आर्य सबसे पहले कहाँ पे आए थे? आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे, और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। यानी कि आर्यों की जो सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत हुआ करती थी। क्या कौन सी थी? संस्कृत। देखो, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, बेसिकली खाली आप इसमें ना आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस आप मोटा मोटा ये पढ़ लो कि आप भूमिका वगैरह अच्छे से बना पाओ कि वैदिक सभ्यता क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आई, और इसको हम वैदिक सभ्यता, वैदिक काल और इसके नाम से भी जानते हैं। और इसकी जानकारी जो है हमें वेदों से मिलती है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें दूसरे वेदों से मिलती है। और वैदिक काल में ही जो आर्य थे वो भारत में आए थे, और आर्य का अर्थ होता है, संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। अब काफी सारे मतलब बहुत सारे इतिहासकार रहे, उसमें मैक्स मूलर थे जो कि ये बोलते थे कि ये मध्य एशिया से आए हैं। दयानंद सरस्वती थे जो कि कहते थे कि ये तिब्बत से आए हैं। तीसरे थे बाल गंगाधर तिलक, जो कि ये कहते थे कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और आर्य जो थे वो सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान के गांवों में आकर बसे, इसलिए इसको जो है ये वैदिक जो सभ्यता है इसको ग्रामीण सभ्यता भी कहा जाता है। और आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ये आपको पता होगा। कुल, ग्राम,
विश्व, जन, राष्ट्र। देखो कुल कितने वेद थे? कुल 4 वेद थे। यहाँ पे नाम लिखा है चारों के, देख लेना। उसके बाद ऋग्वेदिक काल के बारे में हमें जानकारी थोड़ी थोड़ी मिलती है, हम देख लेते हैं ऋग्वेदिक काल क्या है। ऋग्वेदिक काल सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ये सब बस आप बेसिकली थोड़ा बहुत देख लेना कि ऋग्वेदिक काल में क्या क्या है, यजुर्वेदिक काल में जो है यजुर्वेद में क्या क्या है और सामवेद में क्या क्या है। अब बाकी जो प्रशासनिक इकाई है मैं इसको बता देती हूँ। देखिए कई सारे कुल थे, कई सारे कुल को मिलाकर एक ग्राम बनता था, यानी कि गांव। जैसे कि बहुत सारे घरों को मिलाकर एक गली बनती है और बहुत सारी गली को मिलाकर एक मोहल्ला बनता है। सेम ऐसे ही बहुत सारे कुल को मिलाकर एक क्या बनता था, एक ग्राम बनता था, यानी कि गांव बनता था। और ऐसे ही बहुत सारे गांव को मिलाकर एक विश्व बनता था। विश्व आप ये कह सकते हो आज के डेट में डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो होता है, जिला वगैरह। और बहुत सारे जिलों को मिलाकर जन बनता था, यानी कि राज्य। और बहुत सारे जन को मिलाकर एक राष्ट्र बनता था। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में इजीली लिख लेना। उसके बाद ये सारे काल हैं, सॉरी ये सब जो है आपके वेद हैं कि ऋग्वेद क्या है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बेसिकली आप पढ़ लेना इसको। और ऋग्वेदिक काल में जो है समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। और ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे, यानी कि इस यहाँ पर जो ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है, ये किसके आधार पर? व्यवसाय, यानी कि उनके काम के, उनके बिजनेस के आधार पर निर्धारित किए गए थे। उसके बाद वैदिक काल के लोग अपने देवता मानते थे किस किस को? इंद्र को, अग्नि को, वरुण को, सोम को, रुद्र को और मारुत को। अब ये सब कौन थे? देवी देवता ही हुआ करते थे। जैसे कि इंद्र है, यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था और इन्हें पुरंदर भी कहते थे। अग्नि यानी कि आग के देवता, वरुण यानी वायु देवता, सोम यानी जंगल देवता यानी कि जंगल के देवता, मारुत यानी कि तूफान के देवता, रुद्र यानी कि ये सबसे क्रोध वाले देवता हुआ करते थे। रुद्र आपको पता ही होगा, रुद्र से थोड़ा बहुत आप वर्ड ही कुछ ऐसे क्रोध टाइप का। ठीक है। अब आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय उनका पशुपालन था। और आर्यों का जो समाज था, वहाँ पे जो लोग आर्य मतलब आकर बसे थे, तो उनका जो भी समाज था वो पितृ प्रधान समाज था। और गाय को वो लोग अधन्य मानते थे। अधन्य का मतलब होता है कि ना मारे जाने वाला पशु, यानी कि जिसको हम नहीं मारे, मतलब ना मारे। ठीक है। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था। घोड़ा एवं यहाँ पे एक और था, शायद हाथी था, मे बी, मैं इसको कंफर्म कर दूंगी, कमेंट में पिन कर दूंगी। ठीक है। तो आर्यों का जो प्रिय जो एनिमल था वो थे घोड़ा और हाथी। सर्वाधिक प्रिय देवता जो थे वो इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु जो थी वो लोह थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है, जो कि आज भी मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार और सिंधु नदी का उल्लेख बहुत बार हुआ है। तो जो आपका वैदिक काल है इसमें ऐसा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, खाली वहाँ का जो समाज था इसको आप देखो, अपने वर्डों में लिख सकते हो कि वहाँ का समाज जो था वो 4 भागों में था। ब्राह्मण, अब ब्राह्मण के काम लिख दो, जैसे कि पाठ पूजा करना, यज्ञ वगैरह करना। क्षत्रिय के काम युद्ध लड़ना, शासन करना। वैश्य के काम क्या होते थे वो 2-3 काम लिख दो। शूद्र के काम लिख दो, शूद्र के क्या काम थे। तो आपका ऑटोमेटिक जो आंसर है वो बड़ा ही हो जाएगा। और वहाँ का जो अभी मैंने प्रशासनिक बताई व्यवस्था वो लिख देना, 4 भागों में बटा था। ठीक है। जो कि कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र में बहुत सारे कुलों को मिलाकर ग्राम बनता था, बहुत सारे ग्रामों को मिलाकर विश्व बनता था, बहुत सारे विश्वों को मिलाकर जन बनता था और बहुत सारे जन को मिलाकर एक राष्ट्र बनता था। जिस टाइप से मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, आप ऐसे समझिए कि जैसे हमारे घर में होते हैं बहुत सारे लोगों को मिलाकर एक परिवार बनता है।
ठीक है, वो परिवार घर में रहता है। अब बहुत सारे घरों को मिलाकर एक गली बनती है, या आप जो सोसाइटी वगैरह कह सकते हैं, और बहुत सारी सोसाइटी वगैरह को मिलाकर एक मोहल्ला यानी कि एक एरिया बन जाता है, और बहुत सारे एरिया को मिलाकर नगर बनता है, जो कि आपने आजकल सुना होगा नगर निगम जो चुनाव वगैरह भी होते हैं ना। और बहुत सारे ऐसे फिर ये डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिला करके एक राज्य बनता है, और बहुत सारे राज्य मिलकर के एक राष्ट्र बनते हैं। तो इस टाइप से वहाँ की प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी। इसमें से इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने आपको ये मतलब नॉर्मली आपको हल्का हल्का पढ़ा दिया है कि बाय द वे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख लो। बाकी मेन जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, उसी में से क्वेश्चन पूछेगा। 5 क्वेश्चन करने होते हैं, कोई भी 5 चैप्टर यानी कि 5 यूनिट आप प्रिपेयर कर लो, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि मैं कॉलेज में हूँ मुझे सब पढ़ना है। हाँ, पढ़ना सब है, लेकिन मेन आप 5 यानी कि कोई 5 यूनिट पढ़ लो मेन, ठीक है, और बहुत डीप तरीके से, और बाकी की छोड़ दो मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि इतना अगर आपको, चलो अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप पढ़ो। अदरवाइज़ जो बच्चा चाहता है कि बस उसका बीए कंप्लीट हो जाए, उसको आगे कुछ और करना है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, तो उनके लिए यही सजेशन है कि यूनिट जो 5 हैं 1 से लेके 5 तक, या वो अपने अकॉर्डिंग 1 2 4 5 जो भी है अपने अकॉर्डिंग 5 यूनिट अच्छे से कर ले बिल्कुल डीपली, और बाकी ऊपर ऊपर से पढ़ ले। उनका मतलब ये है कि पूरे पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर लेंगे वो। कोई डाउट वगैरह हो तो मैंने आपको कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, ग्रुप ज्वाइन करो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। मेल कर सकते हो आप, मेल के ज़रिए भी आपकी जो भी क्वेरी कोई डाउट रहता है तो वो सॉल्व करवा दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।